वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं अर्शद अली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ का तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति और साथ ही भारत का अपवाह तंत्र से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो यूपीपीएससी ने प्रीवियस ईयर के पेपर में आपसे पूछ रखे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थिति पाई जाती है, भारत की लोकेशन इनमें से कहाँ पाई जाती है। अब यहाँ एक टर्म यूज़ हो रहा है सभी ऑप्शंस में, गोलार्ध, जो कि रिलेटेड है आपके ग्लोब से। आइए चलते हैं ग्लोब पर और समझते हैं कि भारत की स्थिति या लोकेशन कहाँ पर है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर आप जानते हैं दो चीज़ों की बहुलता है, एक तो पृथ्वी के ऊपर जल जो कि महासागरों के रूप में, दूसरा है स्थल यानी लैंड वाला यानी भूमि वाला हिस्सा, और इसी भूमि वाले हिस्से पर है हमारा भारत। यहाँ देखिए ये भारत है और इस भारत की लोकेशन आपको बतानी है कि पृथ्वी पर ये कहाँ, किस एरिया में, किस क्षेत्र में आता है। अगर हम इस पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दें, अगर इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा ड्रॉ कर दें या खींच दें जो इसको बराबर हिस्सों में बांट रही हो, तो इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को बोलते हैं इक्वेटर, या इसी को बोलते हैं हम विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। ये सभी नाम एक ही रेखा के हैं। तो 0 डिग्री का अक्षांश है ये, जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। पहले अगर हम इस लाइन से पहले देख रहे तो पृथ्वी एक गोला जैसी थी, लेकिन अगर इस लाइन की बात करें, इस लाइन के बन जाने के बाद में इसने पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी उस गोले को इसने दो बराबर आधे गोलों में विभाजित कर दिया। तो ये गोला ऊपर वाला है, तो इसको भी हम बोलेंगे गोलार्ध यानी अर्ध गोला। तो ये गोलार्ध है, ये एक गोलार्ध हो गया, और नीचे भी एक गोलार्ध आपको दिख रहा होगा, ये भी एक गोलार्ध है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, गोलार्ध। लेकिन इस लाइन के ऊपर, इस विषुवत रेखा के ऊपर जो हिस्सा है ये उत्तर दिशा में है, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाली दिशा में है ये पूरा एरिया, इसे क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम इसको रेफरेंस माने, इसके सापेक्ष अब भारत की स्थिति को अगर हम बताना चाहें तो हम बताएंगे कि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, या हम सिंपली कह सकते हैं भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अगर हम बात करें सेकंड वन की, सेकंड वन देखिए, अगर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये खींची थी पहले, अब हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये लाइन कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये। अगर हम इस रेखा को देखें, इस रेखा को रेफरेंस माने, तो इस रेखा के इधर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इस अर्थ को जो दो भागों में बांट रहा है, ये हिस्सा कहलाएगा इसका पश्चिमी हिस्सा, यानी ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। और इस साइड का हिस्सा ये वाला क्या हो गया, ये हो गया इसका पूर्वी गोलार्ध, यानी इसके रेफरेंस को, इसको रेफरेंस मानते हुए किसको, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। तो यही हिस्सा क्या कहलाया, पूर्वी गोलार्ध, और ये हिस्सा क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध। अब भारत देखिए कहाँ पर है, भारत की लोकेशन इस वाले एरिया में है, भारत इस एरिया में है। इस एरिया को अब हम क्या कहेंगे, ये उत्तरी गोलार्ध में भी आ रहा है ये एरिया, और ये पूर्वी गोलार्ध में भी आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, कंबाइंडली अगर बोलना चाहें, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है, ग्लोब पर या अर्थ पर। तो सिंपल आप आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर सेकंड देखिए, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है। ये भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, ये भारत की उत्तर पूर्वी हिस्सा है, और यहाँ पर है मिज़ोरम, यहाँ पर है मणिपुर, यहीं पर है नागालैंड, और यहीं पर बाकी अरुणाचल प्रदेश है, और इसी से सटा हुआ है यहाँ पर ये पूरा म्यांमार, ये है म्यांमार। तो अगर हम बात करें किसकी, इसमें देखिए मीज़ो हिल्स एक्चुअली आपको कहाँ पर मिलेंगी, देखिए मीज़ो हिल्स मिलेगी कहाँ पर, मिज़ोरम में, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं,
मीज़ो हिल्स। अगर हम अगली बात करें नागा हिल्स यहाँ पर है, देखिए नागालैंड में नागा हिल्स। तो इस तरह से एक तरीके से ये बाउंड्री है, माउंटेन्स है यहाँ पर। और यहाँ पर एक अराकान योमा जो है ये कहाँ पर है, म्यांमार के अंदर है। तो एक तरीके से जो है ये म्यांमार की बाउंड्री है। म्यांमार और भारत की बाउंड्री में जो शेयर कर रही हैं, एक तो अराकान योमा है, ये पहाड़ी हैं, और ये माउंटेन रेंज है, नागा पहाड़ी हैं, और ये चिन और लुसाई यानी मीज़ो हिल्स हैं। तो ये क्या है, प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। प्रादेशिक जल सागर क्षेत्र को बोलते हैं टेरिटोरियल सी। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम पहले समझेंगे यूएन क्लॉज। जो अर्थ के ऊपर समुद्र हैं, जो सागर हैं, इन अर्थ पर जो पानी के सागर और समुद्र हैं, इन पर किस देश का कितना अधिकार है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये सब डिसाइड की गई थी एक संधि के द्वारा। इस संधि का नाम है यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी समुद्र के नियम की यहाँ पर बात चल रही है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है, उनको बताता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा साल 1982 में की गई थी, 1982 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके तहत समुद्र के जो संसाधन है, समुद्र को क्षेत्र को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स, सपोज करिए ये भारत है, ये भारत का हिस्सा है, ठीक है, भारत का हिस्सा ये है, और ये आपको यहाँ इस तरह से ये सारा पानी दिखाई दे रहा होगा, ये वाटर है बाकी यहाँ, ठीक है, ये वाटर है। और यहाँ के बाद में अगर हम इस वाटर, इस देखिए यहाँ पर ये लेवल ऊंचा नीचा है, तो हम जो है ऊंचा नीचा है तो इसको इक्वल मानते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को बोलते हैं हम बेस लाइन या आधार रेखा। इस आधार रेखा से अगर आप समुद्र में 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल या 12 समुद्री मील चलते हैं तो यहाँ तक का एरिया ये क्या कहलाएगा आपका, ये प्रादेशिक जल क्षेत्र कहलाएगा, या यही कहलाएगा टेरिटोरियल सी। इसी को हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी, या इसी को टेरिटोरियल वाटर भी इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ तक बढ़े। इसके आगे अब जब हम चलेंगे तो यहाँ से 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल एरिया इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिग्यूअस। इसको हम बोलेंगे कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस जोन, या इसको हिंदी में बोलते हैं अविच्छिन्न, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल बोल दीजिए, जोन है। और इसके बाद में टोटल अगर 200 नॉटिकल माइल आप निकल आते हैं तो यहाँ तक का एरिया कहलाएगा EEZ। यहाँ तक का एरिया कहलाएगा EEZ। EEZ को आप जानते हैं, इसका नाम आपने सुना है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये 200 नॉटिकल माइल है। ये नॉटिकल माइल्स आपको याद रखने हैं। और अगर पूछे 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं तो 1.8 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल माइल में। नॉटिकल माइल को हिंदी में बोलते हैं एक समुद्री मील, समुद्री मील। तो एक समुद्री मील में कितने होते हैं, 1.8 किलोमीटर होते हैं। ये आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जब आप देखेंगे ये रहा 12 नॉटिकल माइल तक, तो ये है तट से, ये हमारा समुद्र तट है। इस समुद्र तट से अगर आप समुद्र में 12 नॉटिकल माइल या 12 समुद्री मील तक जाते हैं तो हमारा प्रादेशिक जल क्षेत्र कहलाता है, या टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल वाटर के अंडर आता है। तो ऑप्शन सी इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपने। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ये आपके इस तरह से कुछ मिलेंगे आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और यहीं पर एक राज्य है भारत का
ऐसे कर सकते हैं आप इसको। ये है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा के तीन साइड से, एक्चुअली तीन साइड से आप देखें तो ये पूरा बांग्लादेश है। यहाँ पूरा बांग्लादेश है, तो इसकी तीनों साइड त्रिपुरा की कहें तो ये किससे घिरी हुई हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरी हुई है, यानी बांग्लादेश से घिरी हुई है, तो इसीलिए इसको त्रिपुरा भी कहते हैं। तो ये त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम की बात करें हम तो असम ऐसा नहीं है, तीनों साइड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, ना ही नागालैंड छूता है, ना ही पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट चलेंगे, सवाल नंबर अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है या बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ पर हम भारत का मैप ड्रॉ करेंगे पहले। ये इंडिया का मैप है, इस तरह से ये मैप जा रहा है ऐसे, और ये फिर नीचे ये गुजरात है इस तरह से। और इधर क्या है, इधर कौन सा देश है? यहाँ पर है ये पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है और ये भारत है। अब भारत के कौन कौन से राज्य यहाँ पर आ रहे हैं? सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर इसको टच कर रहा है, इसकी बाउंड्री को। जम्मू कश्मीर से नीचे अगर आप आएंगे तो ये है यहाँ पर पंजाब। पंजाब से थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसी बाउंड्री पर भारत की है राजस्थान, और राजस्थान के बाद में इसी बाउंड्री पर कौन है? गुजरात। तो ये चार स्टेट हैं, चार राज्य हैं जो कि बाउंड्री शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। अब ऑप्शंस चेक करते हैं हम कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। इसमें देखिए जम्मू कश्मीर है पहले में, बिल्कुल है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जिक्र कहीं नहीं आया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो इस साइड में आएगा। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं इसको, पंजाब और यहाँ पर हिमाचल आएगा, तो ये तो इसको टच ही नहीं करता है पाकिस्तान की बाउंड्री को, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, अभी ये चारों ही देखें हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अगर देखें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तीन तो इसमें हैं ही, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा इसमें जो है काफ़ी अंदर की साइड आकर के है यहाँ पर, ठीक, हरियाणा अंदर की साइड आकर के है थोड़ा सा, लेकिन वो उसको बाउंड्री टच नहीं करता है। हिमाचल यहाँ भी आ गया तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य है जो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो इसको फिर से बना करके देख लेते हैं। ये है, और यहाँ पर आप देखिए ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भी बना लेते हैं। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश को जो टच करते हैं, एक तो यहाँ पर असम है, असम टच करता है, ये असम है, ये मेघालय है, ये असम है, ये मेघालय है, और ये एक साइड इसकी त्रिपुरा की मान लेते हैं यहाँ पर। त्रिपुरा के बाद में ये नीचे तक आता है, ये यहाँ पर बांग्लादेश, ये मिज़ोरम है, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शंस में देखें नागालैंड को, तो नागालैंड कहीं यहाँ पर जा कर के है, इस साइड में है नागालैंड। तो इन ये इसके आसपास के चारों ये बाउंड्री शेयर, तीनों बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, बट नागालैंड इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपना, अब अगला देखिए। सवाल नंबर अगला रहेगा आपके लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको आप बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर, एनसीआर में क्या शामिल नहीं है? कौन सा स्टेट का भाग शामिल नहीं है एनसीआर में? दिल्ली और उसके आसपास के सटे हुए एरिया क्षेत्र को हम बोलते हैं एनसीआर या नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें तीन स्टेट आती हैं, एक तो आती है हरियाणा, एक आती है हरियाणा जो एनसीआर में शामिल किए जाते हैं, दूसरा आता है राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, और तीसरा आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये तीन स्टेट हैं, ये तीन स्टेट के ज़िले ही हैं जो इसमें एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें पंजाब का भाग इसमें शामिल नहीं होता है, तो जो शामिल नहीं होता वही आंसर करना है हमको। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे अपना, सिलवासा राजधानी हुआ करती थी किसकी? सिलवासा राजधानी किसकी हुआ करती थी? एक्चुअली जो दादर नगर हवेली की जो है ये क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। अगर आपसे पूछेगा, अब नेक्स्ट वन में देखिए दादर नगर हवेली, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है, भारत के
त्रास्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर मेरिडियन पर देखी गई थी? देखिए यहाँ पर अगर हम भारत की बात करते हैं, ये भारत यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ पर अक्षांश कहना चाहें तो ये 97 डिग्री 25 मिनट होता है। 97 डिग्री 25 मिनट ये क्या है? पूर्वी देशांतर है। और भारत में अगर सबसे पहले कहीं पर सूर्य की किरण दिखाई देगी तो वो अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो ये कहाँ पर है? ऑप्शंस में देखिए, 92 डिग्री 30 मिनट पूरब में है। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये देशांतर 21वीं शताब्दी का जो प्रथम सूर्योदय था वो 92 डिग्री 30 मिनट पे जो पूर्व देशांतर पर जो है ग्रेट अंडमान के जो एक फेमस जगह है जिसका नाम है कटछल, यहाँ पर देखा गया था। तो याद रखेंगे, इसमें भी दोनों में डिफरेंस है। तो ये पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? प्राचीन काल में क्या था, जो समय की गणना की जाती थी वो उज्जैन को रेफरेंस मानकर, यानी उज्जैन को जो है केंद्रीय बिंदु मानकर जो है बाकी समय की गणना की जाती थी। इसीलिए क्या है, ये ऑप्शन डी यानी उज्जैन, ये उज्जैन इसका आंसर हो जाएगा। ये भारत का ग्रीनविच कहलाता था। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को आप याद ही रख लीजिएगा, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने किया था आपको जब हम पढ़ा रहे थे अक्षांश और देशांतर। अरुणाचल प्रदेश में स्थित तिरप में सूर्योदय अगर 5 बजे होता है, ठीक है, आईएसटी के अकॉर्डिंग, तो कांडला में सूर्योदय किस आईएसटी पर होगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से ज़रूर पूछा था बार बार, इसकी भाषा बदल दी जाती है। यहाँ पर जो देशांतर हैं ये क्या है? गुजरात, ये है गुजरात और ये है अरुणाचल प्रदेश। गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल और गुजरात में अगर आप देखें, अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही है, 5 बजे अगर यहाँ पर सूर्योदय होता है, और अगर हम गुजरात को देखें तो गुजरात में यहाँ के ठीक 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा, यानी यहाँ पर 7 बजे सूर्योदय होगा। ठीक है, सुबह में, अगर सुबह में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की पहली किरण दिखाई दे रही है तो इसके 2 घंटे बाद गुजरात में दिखाई देगी, यानी कि 7 बजे सवेर होगा। क्योंकि इन दोनों के जो अक्षांश है उसमें 30 डिग्री का फ़र्क है और इसका आंसर हो जाएगा लगभग 7 बजे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपना। देखिए, अभी बात कर रहे थे, एक ही सवाल को कई बार पूछा हुआ है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव में स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? यह होगा, तो देखिए इसको याद रखिएगा, 2 घंटे का अंतराल होता है, 2 आवर्स का। जैसे भी पिछले क्वेश्चन में ही देखा, एक में गुजरात की लोकेशन दी रहेगी आपको, एक में अरुणाचल प्रदेश की। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है इसमें 2 घंटे का फ़र्क है, 120 मिनट का फ़र्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 आवर्स, 2 घंटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। अगला सवाल आ गया हमारा, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य की किरणें या सूर्य दिखाई देता है? जस्ट अभी ये क्वेश्चन हमने किया है। तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य दिखाई देता है किसी भी स्टेट में, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय मानक समय जिसे आप बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसकी जो यामोत्तर है ये कहाँ से नहीं गुजरती है? इसको आप क्या कहते हैं? ये 82.5 डिग्री का देशांतर है ये, इसी को आप बोलते हैं, इसी को आईएसटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भारत का जो मानक समय है ये प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में एक क्षेत्र है नैनी, यहाँ से होकर के गुजरती है। और भारत के ये 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से हैं इसमें याद रखेंगे? एक तो है उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है, दूसरा याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश से होकर के जाती है, तीसरा इसमें याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से ये होकर के जाती है। अगले की बात करते हैं, इसमें अगला है उड़ीसा और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ये राज्य हैं जिनसे होकर के
ये आपकी IST गुजरती है। अब इसमें से ऑप्शन में से एलिमिनेट कर दीजिए किस में से नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र वाला ऑप्शन चुन लेंगे आप, इसमें आंसर रहेगा बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र से होकर ये नहीं गुजरती है। एलिमिनेशन देखेंगे, पहले ये पता होंगे तभी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगर छोटा दिख रहा हो तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? तो लोकेशन में इसमें मिर्ज़ापुर सबसे ज़्यादा करीब है इस लाइन के, IST के मिर्ज़ापुर। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो लक्षद्वीप के बहुत सारे आइलैंड है, लक्षद्वीप में जो है बहुत सारे आइलैंड हैं और इन्हीं आइलैंड्स के बीच में से गुजरता है 9 डिग्री का चैनल। इसमें कौन कौन से हैं? देखिए एक तो कवारती है और दूसरा है मिनिकॉय। कवारती और मिनिकॉय के बीच से निकलता है कौन सा? 9 डिग्री का चैनल। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमा गया 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान और कार निकोबार आप कह सकते हैं, अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स को ये सेपरेट करता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहेगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है कौन? ये भारत है। यहाँ पर ये 0 डिग्री का अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री का अक्षांश, 23.5 डिग्री का अक्षांश भारत को जो है ये उत्तरी अक्षांश होगा क्योंकि उत्तर में है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ से भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शंस में देखिए एक और अवेलेबल है, बिल्कुल सेम अक्षांश लेकिन वो दक्षिण वाला है। जल्दी जल्दी में इसको टिक नहीं करना। तो भारत को जो आता है 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, जिसे आप कर्क रेखा भी कहते हैं, ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है होकर के, तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेंगे हम। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन सिंपल लगेगा देखने में लेकिन शार्प है क्वेश्चन ये। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, तो कन्याकुमारी की लोकेशन पूछ रहा है भारत में। ये है अर्थ, ये है ग्लोब और यहाँ पर भारत की स्थिति है। यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको इस तरह से। तो ये भारत में निचला हिस्सा जो है सबका मेनलैंड, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु पे ही आखिर में लास्ट में क्या है? यहाँ पर कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी बोल रहा है कि ये भूमध्य रेखा है हमारी, ये भूमध्य रेखा है। तो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा का दक्षिण तो ये वाला हिस्सा है, नहीं गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा तो यहाँ पर है, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा के दक्षिण में है। देखो दूसरा वाला भी गलत। मकर रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा यहाँ पर है 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो मकर रेखा के दक्षिण में इधर होनी चाहिए, जबकि ये भी गलत ही बोल रहा है। अब देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसको चेक करते हैं। ये हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री इसके उत्तर में बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है, ये इसके उत्तर में ही तो है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, बट ये हमने जब पहला सवाल किया था तो उसमें ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए था। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका UPPSC में पूछा हुआ है, ठीक है, साल 2012 में। नेक्स्ट देखें सवाल नंबर अगला है। म्यांमार की सीमा के सहारे निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम चुनिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और म्यांमार की बाउंड्री से कौन कौन से टच करते हैं आपको बताने हैं। इधर पूरा म्यांमार है, इस साइड में ये पूरा म्यांमार है और यहाँ उत्तर से दक्षिण यानी इस साइड से आना है नीचे की तरफ। तो इसको आप जानते हैं ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। इसमें पहला देखेंगे, ऑप्शन चेक करते चलिएगा। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल है। और अगर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के बाद में क्या आएगा? यहाँ पर नागालैंड आएगा, तो नागालैंड भी है इसमें। उसके बाद मणिपुर आएगा, मणिपुर भी है, और उसके बाद में मिज़ोरम आएगा, ठीक है। तो ये इसी ऑर्डर में है। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट सवाल रहेगा, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में से कौन बनाता है? तो 8 डिग्री का जो चैनल है, 8 डिग्री का चैनल है मालदीव के साथ भारत की
समुद्री सीमा बनाता है। और मालदीव भारत के जो मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपना। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीएससी एई में। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। सवाल तो सिंपल है, आप एलिमिनेट भी कर दोगे इसे, लेकिन एक बार ये पूछा भी जा चुका है। तो अगर आप देखो यहाँ पर गुवाहाटी को चेक करिए आप, गुवाहाटी, तो इसमें आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। गुवाहाटी नहीं है जबकि, ठीक है, गुवाहाटी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यही क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का अंतिम संभावित समय क्या होगा। ये वही क्वेश्चन है जो अभी किया है हमने। तो आप आंसर करिएगा 7 AM, 2 घंटे का डिफरेंस लगाइएगा। सौराष्ट्र मतलब गुजरात। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी भी प्राप्त नहीं होंगी, यानी डायरेक्टली या सूर्य की लंबवत किरणें परपेंडिकुलर किस एरिया पर कभी नहीं आएंगी। तो ग्लोब आप जानते हैं, इस ग्लोब पर ये इक्वेटर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री की, 23.5 डिग्री, और ये भी 23.5 डिग्री है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच ये क्या है, उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश है दोनों। इन दोनों के मध्य जितनी सूर्य की जो है किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं। इसके अलावा पर जो है वो तिरछी पड़ेंगी, ठीक है, लंबवत नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखें, इसमें मुंबई भी शामिल है, और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर आपको याद है एक चीज़ अभी हमने देखा था वो मैप भारत का। तो इसमें भारत का मैप आपने देखा कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है, आप जान रहे हैं इन सबको, ठीक। और इसमें जो है इससे नीचे वाला हिस्सा पूरा भारत का इस वाले क्षेत्र में आ गया है, तो यहाँ तो सीधी पड़नी ही है। बट यहाँ पर अगर आप देखो इस एरिया में, जम्मू कश्मीर वाले में, श्रीनगर यहाँ ऑप्शन में है, तो श्रीनगर में जो है, श्रीनगर में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत प्राप्त नहीं होंगी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा कुछ इस तरह से, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है। तो ये केरला में है ये पॉइंट, केरला का जो है कुट्टानाड, इसको याद रखेंगे, केरला का जो है कुट्टानाड ये जगह है, ठीक है। कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर जो कृषि कार्य होते हैं समुद्र तल से 2 मीटर नीचे की जाती है। यहाँ पर जो कृषि की जाती है समुद्र तल से 2 मीटर नीचे की जाती है। तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा और तापी नदी, नर्मदा और तापी नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें जल विभाजक का जो कार्य है वो सतपुड़ा की जो पहाड़ी हैं ये करती हैं इन दोनों के बीच में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और तापी नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखें, नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे पर आयोजित होता है। तो जो नासिक है, जो बसा हुआ है नासिक शहर जो है, किस नदी पर है, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और नासिक में जो लगने वाला मेला है यहाँ पर सिंहस्थ नाम से जानते हैं इसको। तो इसका आंसर हम करेंगे ए, गोदावरी नदी। गोदावरी जो है, नासिक का कुंभ जो है गोदावरी किनारे पर आयोजित किया जाता है। अगला देखिए, नदी अपहरण की अधिकांश संभावना कहाँ होती है। तो इसमें देखिए किसी जल विभाजक के दोनों और ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। तो किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा तभी जो है नदी अपहरण की संभावना बढ़ती है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी से नहीं होता है। देखिए इसमें एक रिवर है जिसका ओरिजिन जो है मैकाल श्रेणी से नहीं, बाकी 3 का है। तापी रिवर अगर आप देखें ऑप्शन बी, जो ताप्ती रिवर है इसका ओरिजिन सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से होता है, और बाकी सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी जो हैं, सोन नदी, बाकी जो तीनों रिवर्स हैं वो निकलती हैं कहाँ से,
ये मैकाल श्रेणी से निकलती हैं, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेट्यू है, इसमें नदियों का प्रवाह, ये फ्लो जो है किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ होता है? तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, पश्चिम से पूर्व की। दक्कन के पठार की नदियाँ जो हैं एक्चुअली पश्चिमी घाट से निकलती हैं, उनका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और पश्चिमी घाट से निकलकर वो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं इस तरह से फ्लो होती हैं। ठीक, यहाँ पश्चिमी घाट है इस तरह से, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है? जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। इन सब के आंसर आप कर लोगे, सब करवाए हुए क्वेश्चन हैं आपको। तो गोदावरी ऑप्शन देखिए, सॉरी महानदी, जो महानदी है ये नहीं निकलती है कहाँ से? पश्चिमी घाट से। सवाल नंबर अगला है, संकोच नदी किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? तो संकोच नदी जो असम और पश्चिम बंगाल है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हगरी नदी जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है, हगरी नदी। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखें, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्यों और नदियों के नाम, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यूपी और एमपी के बीच में जो केन रिवर हैं, केन और बेतवा, इनको जोड़ने का कार्य किया गया था। कंबाइंड रूप से इनका इस्तेमाल यहाँ के जो एमपी और यूपी के कुछ ज़िले हैं उनको लाभान्वित करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। तो अमृत क्रांति के नाम से शुरू हुआ था नदी जोड़ने की योजना। 25 अगस्त 2005 को केन और बेतवा को जोड़ने पर सहमति प्राप्त हुई थी, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, दामोदर रिवर जो है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी एक्चुअली ये सहायक नदी होगी किसकी? हुगली रिवर की, ऑप्शन बी हुगली रिवर। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के प्लेट्यू से निकलती है ये नदी। नेक्स्ट चलेंगे, अगला सवाल देखिए। सवाल कई बार कर चुके हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जैविक मरुस्थल कहलाती है? ये दामोदर नदी है, दामोदर रिवर ये क्या कहलाती है? जैविक मरुस्थल। नेक्स्ट देखेंगे, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। ब्रह्मपुरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुरी पहाड़ी से निकलती हैं ये कावेरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य की श्रेणी के बीचों बीच से ये प्रवाहित होती है नर्मदा। नेक्स्ट देखें, अगला है सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है? तो ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरने का मतलब पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? इसको आप आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो ताप्ती नदी है, ये ताप्ती रिवर, ये नदी क्या है? ताप्ती रिवर हो जाएगी हमारी। ये अरब सागर में गिरने वाली नदी। दामोदर रिवर, कृष्णा रिवर ये पश्चिम बंगाल, सॉरी ये कहाँ है? पूर्व की ओर बहने वाली है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीचों बीच में है? सॉरी किन राज्यों के मध्य है ये विवाद? कृष्णा नदी जल विवाद। तो इसको आंसर को आप अलग से याद रखेंगे। तो कृष्णा नदी जो जल विवाद है वो एक तो है कर्नाटक के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये तीन हैं, तीनों को याद रखेंगे, ए ऑप्शन कर लेंगे इसको ऐड करके इसमें, ठीक है। तो इसमें आप कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में बहुत पहले से चला आ रहा है ये। अब नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात नदी है? तो ये बिहार की रिवर है, इसका नाम है कोसी, फेमस नदी है, इसी के कारण बाढ़ बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है नदी बिहार के अंदर। तो कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ये नदी बिहार में लगभग हर साल आने वाली बाढ़ के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मानी जाती है। इसे ही हम बिहार का शोक कहते हैं या सोर ऑफ बिहार कहा जाता है। एक अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से है? तो इसका आंसर देखिए गोमती रिवर है। गोमती रिवर गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो पीलीभीत में एक गोमत तालाब है, इससे निकलती है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर अवस्थित है या स्थित है? तो ये राप्ती नदी है। राप्ती नदी पर स्थित है गोरखपुर। अगला सवाल देखें, गंगा नदी किस चीज़ का उदाहरण है या हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन हमने किया था, आपको पहले बताया था इसको। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होंगी, जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो सारी एंटीसीडेंट कहलाती हैं, पूर्ववर्ती कहलाती हैं, जो चट्टानों के निर्माण से पहले से ही बह रही हैं। और अगर उनके मार्ग में कोई चट्टान नया बनता है तो उस चट्टान को जो है वो काट देती हैं अपने मार्ग से। तो पूर्ववर्ती अपवाह का एक एग्जाम्पल होंगी। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये अलकनंदा रिवर है, इसी के किनारे पर स्थित है केदारनाथ धाम। नेक्स्ट अगला देखेंगे, बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी मिलने का मतलब है कौन सी रिवर में अपना पानी ऐड कर देती है, यानी किसकी सहायक नदी है? तो ये बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये जो है हमीरपुर में आकर, उत्तर प्रदेश में आकर के यमुना में ऐड कर देती है अपनी जल को, यह यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही जैसे हैं? तो यानी कह रहा है कि कौन सी दो ऐसी नदियाँ जो लगभग एक ही जगह से निकलती हैं? तो ब्रह्मपुत्र रिवर और सिंधु नदी का उद्गम बिंदु लगभग एक ही है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का उद्गम मानसरोवर लेक के पास में, एक तो भोकरचू है और चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर्स हैं उसी के पास, मानसरोवर लेक के पास में, वहीं से ये निकलती हैं। इसका आंसर कर सकते हैं आप ब्रह्मपुत्र एंड सिंध रिवर या इंडस रिवर साथ में। सवाल नंबर अगला है, नाफ्ता झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये सतलज नदी है, इस सतलज नदी पर नाफ्ता झाकरी का जो है निर्माण किया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख जस्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी लद्दाख और जस्कर की पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनसे निकलकर फ्लो होती है। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में है ये, और ये चिनाब की सहायक नदी है, चिनाब की। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को दो बार पूछा गया है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? या निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो एक ही क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप करेंगे सतलज रिवर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सतलुज नदी। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी जो फरक्का बैराज है इसके बाद से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस नदी को, गंगा को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, अयोध्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, इनमें से अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या कहाँ पर है? घाघरा नदी के बैंक पर स्थित है ये। अगला देखिए, किस निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोनी नदी के किनारे पर स्थित है? लोनी नदी के किनारे पर कौन सा? ठीक है, लोनी रिवर है एक्चुअली ये, लोनी रिवर के किनारे पर है अजमेर। ऑप्शन बी, अजमेर स्थित है। नेक्स्ट चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, निम्नलिखित नदियों में से किसके मध्य विस्तृत दोआब फैला हुआ है? दोआब जो है दो नदियों के बीच का वो क्षेत्र, फर्टाइल एरियाज को बोलते हैं। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था आपके साथ में। किसी भी स्थान पर मिलने वाली नदियों के बीच में जो मैदानी भाग बनता है उसे दोआब कहते हैं। सतलज और ब्यास, ऑप्शन बी, सतलज और ब्यास इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये दोआब का एग्जाम्पल है। इंदिरा गांधी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कई बार करवाया हुआ है इसको डिटेल में। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत क्या है? यानी इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी कैनाल भारत की सबसे बड़ी कैनाल है, इसमें पानी कहाँ से आता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये राजस्थान की सबसे प्रमुख नहर है, इसका पुराना नाम आप जानते हैं राजस्थान नहर है। और ये नहर जो सतलुज और ब्यास नदी का संगम है,
सतलज और ब्यास नदी का जो संगम है यहीं पर बना हुआ है कौन सा, हरि के बांध, ठीक है, हरि के डैम बना हुआ है, इसी डैम से जो है ये नहर निकाली गई है। तो इसका आंसर आप कर लेंगे ए ऑप्शन। अगर आप चेक करें 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 में एक तो सतलज और ब्यास, इन दोनों रिवर्स के जो धारा है कंबाइंड स्ट्रीम है, यहीं पर एक हरि के डैम बनाया गया, इसी से एक नहर निकाल दी गई जिसे हम इंदिरा गांधी कैनाल कह रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किए हैं आज। इसमें से क्वेश्चंस जो हैं आपके कुछ भारत की भौगोलिक स्थिति पर थे और कुछ ही थे आपके भारत के जो अफवाह तंत्र हैं इस पर। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।